नमस्कार, सत श्री अकाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक नए वीडियो पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे वीडियो ऑलवेज़ इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो आज का वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट यश मेहता। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक करेंसी का महत्व क्या होता है, तो आज का वीडियो एक करेंसी के ऊपर ही है। भाई साहब, वीडियो क्या है? वीडियो है कि हाउ इंडियन करेंसी इज़ गोइंग टू द ग्लोबल करेंसी और हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक आवर करेंसी अ ग्लोबल करेंसी। वेट समझाता हूँ। हमारी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने की भारतीय सरकार की एक मुहिम है, एक एफर्ट है जो कि आजकल चल रहा है। अब कोई भी चीज़ को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उस चीज़ का इतिहास नहीं जाने। तो आज हम चलते हैं इतिहास की तरफ। सबसे पहले आपको जैसे पता होगा कि जो वर्ल्ड फोरम है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, किस मुद्रा में होता है? मुझे लगता है 99 to 100% लोगों को पता होगा कि डॉलर में हम लोग ट्रेड करते हैं। डॉलर में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो होता है। अब भाई साहब, जब डॉलर में सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, और आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में हुआ ऐसा कि यूरोपियन जो इकॉनमी थी वो कोलैप्स कर गई, ख़त्म हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक 1939 से वो लोग युद्ध में या वॉर में लगे हुए थे। तो उस वजह से जो यूरोपियन इकॉनमी थी वो ख़त्म हो गई। एशियन इकॉनमी के बारे में तो आपको पता ही था, हम सब अंग्रेज़ों के शासन से निकले थे, तो हमारी तो वो स्थिति थी नहीं कि हम वर्ल्ड को लीड कर सकें। तो भाई सब बचा एक ही देश था, अमेरिका, जो कि उस टाइम इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, डिफेंस से भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसने वर्ल्ड को इस बात के लिए मना लिया कि भाई साहब, हमारी करेंसी में ही आपको ट्रेड करना होगा, और वर्ल्ड के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए यूरोपियन यूनियन और सभी लोगों ने इस चीज़ को मान लिया। अब रहे हम एशिया के देश, तो हम तो उस टाइम इस स्थिति में ही नहीं थे कि हम इस चीज़ को काउंटर करें या इसका विरोध करें, क्योंकि भाई साहब हम तो खाने के लिए ही परेशान थे ना, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ों की जो कॉलोनाइजेशन है उससे ही बाहर निकले थे। तो उस टाइम से यूएस डॉलर में ट्रेड हो रहा था, और जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए था? यूएस के लिए। जो कि आज आप सुनते हैं यूएस सबको धमकी देता है कि हम सैंक्शन लगा देंगे, हम आपको यहाँ से बैन कर देंगे, हम आपको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बंद कर देंगे, हटा देंगे। जैसा कि आपने रशियन वॉर के ड्यूरिंग सुना है, ये सब उसी का नतीजा है, क्योंकि यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि दुनिया का ट्रेड यूएस डॉलर में क्यों होता है। लेकिन अब समझने की ज़रूरत ये है कि भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट हमारी रुपए करेंसी को क्यों ग्लोबल करने के लिए तत्पर है या फिर आगे बढ़ रही है। तो कुछ चीज़ें होती, बिना कारण कोई चीज़ नहीं होती, जैसे आप सबको पता है। तो इसका क्या कारण है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे पता है, जैसे मैं बता चुका हूँ, जैसे कि आप लोग मोस्टली सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो किस में होता है? डॉलर में होता है। अब चूंकि डॉलर में आपने ट्रेड किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया से हम लोग ऑयल क्रूड परचेस करते हैं, तो उसके बदले में हमें पूरा भुगतान या पूरा पेमेंट डॉलर में करना होता है। डॉलर सऊदी अरेबिया को हम देंगे और बदले में हम तेल लेंगे। अब वो डॉलर हम कहाँ से देंगे? बदले में हम भी किसी देश को हमारे यहाँ का भी कुछ प्रोडक्शन या उत्पाद एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में हमको डॉलर मिलेगा, और उस डॉलर से हम सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेंगे। लेकिन क्या हो जब किसी देश के पास डॉलर इतना ना हो कि वो कोई चीज़ परचेस कर सके? तो भाई साहब वो गोल्ड रिज़र्व को बेचेगा और डॉलर खरीदेगा, और फिर उस करेंसी से अपने देश के लिए ज़रूरत चीज़ों को खरीदेगा। नुकसान क्या हुआ? हमारा फॉरेन रिज़र्व कम हो रहा है अगर हम डॉलर भुगतान कर रहे हैं। डॉलर नहीं है तो डॉलर ख़रीदने के लिए गोल्ड बेच रहे हैं, तो गोल्ड रिज़र्व ख़त्म हो रहा है। ये दो चीज़ें किसी भी देश की एक आधारभूत, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर में ट्रेड करने से इस पर पड़ता है। दूसरा एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए कि इंडिया के किसी व्यक्ति ने जर्मनी के किसी कंपनी से कोई कार खरीदी, जो कि $50,000 में खरीदी।
जर्मनी का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जानते हैं जर्मनी इसलिए आगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ईजी बने इसलिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ। अब $50,000 में अगर उस व्यक्ति ने वो कार की डील की, ठीक है, आज डील हुई है, अब दूसरे दिन 2 दिन बाद उसे पेमेंट करना है, तो जिस दिन डील हुई थी उस दिन $81 था फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तो ज़्यादा है मुझे पता है, बट मान लीजिए $81 था और 2 दिन बाद वो $83 हो गया। सामने वाले व्यक्ति को तो हम $50,000 ही पे करेंगे, लेकिन उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ₹2 बढ़ चुके हैं। तो सीधा सीधा नुकसान उस कार ख़रीदने वाले को हुआ, क्योंकि वो कार उसे 2 दिन में काफ़ी महंगी पड़ गई। एक ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग हमारी करेंसी को ग्लोबल करने जा रहे हैं, हमारी करेंसी को ग्लोबल करने का ट्राई कर रहे हैं। और भी काफ़ी रीज़न्स हैं, जैसे कि अगर करेंसी डॉलर जो है वो चढ़ती है, जैसे आए दिन आप सुनते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर बढ़ते जा रहा है, डॉलर बढ़ते जा रहा है, तो उस रुपये को एक लेवल तक रखने के लिए हमें डॉलर को बेचना पड़ता है। जी, डॉलर को हमें बेचना पड़ता है कि हम हमारी रुपए करेंसी को एक स्टैंडर्ड या एक स्टेबिलिटी दे सकें। तो उसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 2022 में हमने $40 बिलियन का फॉरेन रिज़र्व सेल किया है, यानी $40 बिलियन हमने सेल किए हैं। तो अब इन्हें सेल करने से क्या हुआ, हमारा फॉरेन रिज़र्व वो कम हुआ, तब जाकर हम हमारे रुपए को स्टेबल कर सक रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्लोबली हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि US डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन वो हमारे देश की इकॉनमी पर सीधा बहुत इम्पेक्ट करती है, चीज़ें भी महंगी होती हैं। जी हाँ, फॉरेन रिज़र्व कम होता है, गोल्ड रिज़र्व कम होता है, तो उसका सीधा इम्पेक्ट हमारी इकॉनमी पर आता है। फिर आपको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए रशिया है, सऊदी अरेबिया है, इनसे हम तेल परचेज़ करते हैं, क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उससे होता क्या है, व्यापार घाटा। मान लीजिए मैंने सऊदी अरेबिया से $50 बिलियन का तेल ख़रीदा, बदले में मैंने सऊदी अरेबिया को मेरे देश का उत्पाद $10 बिलियन का बेचा। जो $40 बिलियन का डिफरेंस है, ये कहलाता है व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। ये देश के लिए नुकसानकारक है। क्यों? क्योंकि हम $40 बिलियन के घाटे में हैं, वो हमसे भाई साहब $50 बिलियन लेके गया है, उसके बदले में हम रिकवर केवल $10 बिलियन कर पाए। $40 बिलियन हमारा फॉरेन रिज़र्व कहो या डॉलर जो है फॉरेन रिज़र्व ही है, वो लेके चला गया है। तो ये सीधा देश को एक इम्पेक्ट करता है नेगेटिवली। जी हाँ, अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं या ना जानते हो तो आपको मैं ये बता दूं कि 40% ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर में होता है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब 40% ट्रेड होता है, ओके कोई बात नहीं, 60% तो दूसरी करेंसी में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 60% ट्रेड है उसमें भी अनऑर्गेनाइजली अगर आप देखो तो 10 से 20% ट्रेड जो है वो डॉलर में ही हो रहा है। तो 50 से 60% आप ये पकड़ के ही चलो कि ऑर्गेनाइज तरीके से और अनऑर्गेनाइज तरीके से डॉलर में ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये डॉलर में ट्रेड होगा ये नुकसानकारक इंडिया जैसे देश के लिए बहुत है, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं। हालांकि हम विकसित देश हो तो भी हमारे लिए नुकसानकारक ही हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हम हमारी करेंसी ग्लोबल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी आपको बताते हैं। 35 देशों को इंडियन गवर्नमेंट ने राज़ी कर लिया है कि भाई साहब आइए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं रुपए में। हमने रुपए में ही खरीदना और रुपए में ही बेचना ये तय किया है। जी हाँ, हमने ये तय नहीं किया है कि हम रुपए में लेंगे या रुपए में देंगे और आपकी करेंसी में लेंगे या आपकी करेंसी में देंगे। नहीं, हम रुपए में ही बेचेंगे, हम रुपए में ही खरीदेंगे। हमने ये तय किया। भाई साहब सिस्टम क्या है, अब सिस्टम भी बता देते हैं आपको। हम डॉलर में कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने फ्रांस के किसी व्यक्ति से $10,000 या $20,000 में कोई चीज़ खरीदी। अब उस चीज़ का भुगतान कैसे होगा? मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे तो भुगतान फ्रांस में करना है और वो भी डॉलर में करना है। जी जनाब, डॉलर में भुगतान होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। हमें
जाना होगा कहाँ पर, इंडियन बैंक के पास। मान लीजिए मेरा एसबीआई में बैंक अकाउंट है, मैं एसबीआई के पास जाऊँगा, कहूँगा भाई साहब मैंने जर्मनी से $20,000 में एक ऑटो पार्ट्स ख़रीदा है, अब मुझे उसके लिए भुगतान करना है, वो भी डॉलर में। एसबीआई मुझे क्या कहेगा, बिल्कुल हम तो तैयार ही इस चीज़ के लिए, बोलिए दीजिए हमको पैसा। अब मुझे $20,000 में जो रुपए में उसकी वैल्यू है वो रुपए एसबीआई को जमा कराने होंगे। एसबीआई वो रुपए जमा करेगा, फिर सामने फ्रांस में उस कंपनी के अकाउंट में $20,000 जमा करेगा। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको स्विफ्ट पेमेंट मेथड से ये गुजरता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, स्विफ्ट पेमेंट मेथड को? अमेरिका। जी हाँ, उसके पास वो पैसा पहुंचेगा, तब जाके मेरा परचेज़ कंप्लीट होगा, मुझे मेरा उत्पाद मिलेगा। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट खोल रही है वास्त्रो अकाउंट। भाई साहब ये क्या होता है वो भी बताते हैं। वास्त्रो अकाउंट में ऐसा होता है कि मान लीजिए रशिया ने मुझे तेल बेचा, तो मैं उससे रशियन रूबल में पे नहीं कर रहा हूँ, रुपए में पे कर रहा हूँ। तो रशिया इंडिया के कोई भी बैंक में उसने अपना अकाउंट खुलाया, उसे वास्त्रो अकाउंट कहते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, मैंने तेल खरीदा, इट्स वेरी सिंपल देन बिफोर। मैं जाऊंगा रशिया के उस इंडियन बैंक अकाउंट के पास या इस इंडियन बैंक के पास, उसे कहूँगा कि भाई साहब मैंने रशिया से तेल ख़रीदा है $20 बिलियन का, $10 बिलियन का, जो भी है वॉटेवर, उतना रुपए, अब डॉलर में ट्रेड नहीं हो रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का तेल खरीदा, तो उतना ही पैसा रुपीज़ में मैं उस रशियन अकाउंट में जो कि इंडियन बैंक में जमा कराऊंगा और मेरा परचेस कंप्लीट हो गया, मैंने तेल खरीद लिया। अब मुझे वो पहले जैसी झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा जाऊंगा रशिया के इंडियन अकाउंट में जाऊंगा, जो इंडियन बैंक में उसने अकाउंट खुलाया है, उसमें मैं रुपए में पैसा जमा कराऊंगा, मुझे डॉलर में कन्वर्ट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा परचेज़ हो गया कंप्लीट। बहुत सारे कमीशन मुझे नहीं देने होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स से मैं बचूंगा कि ये बैंक यहाँ जाएगा, फिर स्विफ्ट पेमेंट में जाएगा, फिर वहाँ जाएगा। अब मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इंडियन बैंक के पास जाऊँगा, रुपए में पेमेंट करूँगा और मेरा परचेज़ हो गया कंप्लीट, मुझे मेरा उत्पाद प्राप्त हो गया। चाइना 2009 से इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये इतनी ईजी नहीं है, इतनी सरल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। लेकिन इंडिया ने 35 देशों को मना लिया है। अब एक और क्वेश्चन, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश हैं, अभी वो हमारी जो बातचीत है उनसे प्रोसेस में, अभी हम उन्हें मना नहीं पाए। क्यों? उनका ये कहना है कि ठीक है हम राज़ी हैं, आप रुपए हमें दीजिए, लेकिन आपसे हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए हम हमारी जो लोकल करेंसी है उसमें पेमेंट करेंगे। लेकिन इंडिया का केवल एक ही मत है, रुपया लूँगा रुपया दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उनका कंसर्न ये है कि हम आपसे डॉलर में जो हमारा भुगतान होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि $50 बिलियन का तेल हम खरीदते हैं, बदले में वो हमसे $10 बिलियन का ही उत्पाद खरीदते हैं। तो जो $40 बिलियन का डिफरेंस है, डॉलर में तो ग्लोबली कोई भी मार्केट में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हम उन्हें रुपया पकड़ा देंगे। अब उनका कंसर्न ये है कि उस रुपये से हम खरीदेंगे कहाँ, क्या खरीदेंगे? तो उसी के लिए इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा देशों को मना रहा है। अभी इसका एक मैं आपको सक्सेसफुल एग्जांपल देता हूँ। रशिया भी शुरू में इसी चीज़ को लेकर चिंतित था कि आपसे हम रुपया ले तो रहे हैं, लेकिन इसका करेंगे क्या। लेकिन अब इंडिया ने उसके उस रुपये को घुमाना उसके लिए इजी हो गया है, एक ऐसा माहौल तैयार किया है और कर भी रहा है। जैसे रशिया ने हमसे रुपए में लिया और हमको तेल दिया, अब उस रुपए से रशिया ने श्रीलंका से चाय मंगाई, बांग्लादेश से कॉटन परचेज़ किया, ब्राज़ील से शक्कर परचेज़ की। तो उसने उस रुपए को घुमा लिया। क्यों घुमा पाया? क्योंकि हमने ब्राज़ील, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को मनाया कि आप हमारी करेंसी रुपया एक्सेप्ट कीजिए। तो रशिया के लिए भी इजी हो गया। बस इंडियन गवर्नमेंट वही ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को हम रुपए में भुगतान के लिए मना लें, ताकि अन्य देशों को भी ट्रेड करने में सरलता हो और सफलता भी हो। एक ये हमारा इनिशिएटिव है जो हम ट्राई कर रहे हैं। हम 35 देशों को मना चुके हैं और हम लगे हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि ये देश क्यों माने, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक बड़ी बात है आपको बताना कि ये देश क्यों माने।
इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमने जो 35 देशों को मनाया है वो एशियन है, सेंट्रल एशियन है, अफ्रीकन है। रशिया और ब्राज़ील को अगर हम छोड़ दें तो अब रशिया का एग्जांपल तो आप जानते हैं, वो डॉलर में भुगतान कर ही नहीं सकता है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से वो बाहर है, उसके पास डॉलर हो भी तो वो भुगतान नहीं कर सकता, तो वो एक अलग एग्जांपल है। लेकिन एशियन, सेंट्रल एशियन और अफ्रीकन देशों का क्या प्रॉब्लम है? उनकी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ख़राब है। जैसे कि आप श्रीलंका के बारे में भी जानते हैं। अब श्रीलंका के पास डॉलर है ही नहीं, तो वो कैसे खरीदेगा और कैसे क्या चीज़ बेचेगा अगर डॉलर में ही भुगतान किया जाए तो उसके लिए तो दुविधा है। ऐसे ही अफ्रीकन देश है, सूडान है, उसके पास तो भाई साहब डॉलर है ही नहीं। अब डॉलर नहीं है तो आप कैसे खरीदोगे? दूसरा ऑप्शन होता है गोल्ड रिजर्व, गोल्ड बेचो, डॉलर खरीदो। गोल्ड भी नहीं है, अब करें तो क्या करें? देश के लोगों को खिलाना तो पड़ेगा, व्यापार भी तो करना पड़ेगा, कच्चा माल भी तो खरीदना पड़ेगा। क्या करें? उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन लोगों को दिखा रुपया ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, डॉलर से सस्ता भी है। आज एक डॉलर हमारे लिए जो 84, 85 जो भी वॉटेवर आज डॉलर का रेट है, ये हमारे लिए, इंडिया के लिए इंडियन रुपीज़ में है। लेकिन श्रीलंका, अफ्रीकन देश है, जो अफ्रीकन देश है उनके लिए तो भाई साहब, जनाब, दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उतना भुगतान वो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी धरातल पर हैं। तो रुपए में उनको भी एक नई उम्मीद दिख रही है कि हम रुपए में खरीदेंगे, रुपए में बेचेंगे, हमारे लिए सस्ता भी होगा। और उनको एक ऑप्शन मिल गया है कि डॉलर के बदले में वो बहुत कुछ खरीद और बेच सकते हैं रुपए में। और इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ बहुत सारे कृषि उत्पाद होते हैं, बहुत सारा कच्चा माल तैयार किया जाता है, बहुत सारी टेक इंडस्ट्री है, बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है। तो वो हमसे वो खरीद सकते हैं जो कि दूसरे देशों से वो डॉलर में ख़रीदते थे, वो हमसे रुपए में ख़रीद सकते हैं। और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बदले में रुपए में भुगतान कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी इजी है, हमारे लिए भी इजी है। लेकिन सफ़र आसान नहीं है क्योंकि हमने अभी तक ऐसे देशों को मनाया है जो ऑलरेडी परेशान हैं। डॉलर में वो ख़रीद बेच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इकॉनमी क्राइसिस कर चुकी है। लेकिन हमारे जो डायस्पोरा है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव थिंकिंग है, वो ऐसे देशों को भी अप्रोच कर रहा है जो मजबूत इकॉनमी लेके बैठे हैं। वो उनको भी उनके बेनिफिट्स बता रहा है कि आप हमसे ट्रेड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट तो अपनी पूरी मेहनत से लगी हुई है इस काम के अंदर। इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि श्रीलंका से हम ट्रेड कर रहे हैं। श्रीलंका का एक आम नागरिक 8 लाख रुपए तक अपने पास रख सकता है ताकि वो ईजिली ट्रेड कर सकें। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा ही बांग्लादेश के साथ भी है। उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है 8 लाख रुपए तक की छूट देना। यानी आज मुझे 8 लाख रुपए इंडियन करेंसी मेरे पास रखने की छूट है तो मैं सीधा इंडिया के किसी भी ट्रेडर से संपर्क करूंगा और उससे कोई भी चीज़ खरीदूंगा और सीधा 8 लाख का भुगतान हो या 8 लाख के विदिन जो भी भुगतान होगा सीधा कर सकता हूँ। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक प्रोसेस को इजी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने और अन्य देशों में भी करने के लिए तत्पर है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं कहा है कि मैं रुपए में आपको रुपए में लूँगा या आपके जो भी वॉटेवर आपकी करेंसी उसमें भुगतान करूँगा। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है मैं रुपए में ख़रीदूँगा और रुपए में ही बेचूँगा। क्यों हम आज ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इसका भी कारण आपको बताता हूँ। ये गर्व की बात भी है जो कि आज इस गवर्नमेंट ने दुनिया को भी बताई है। भाई साहब, हम बहुत बड़ा वर्ल्ड का ग्लोबल एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब आप बोलेंगे चाइना भी तो मार्केट है, लेकिन चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। बल्कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे। तो उनका फ़ायदा ये है कि भाई माल तो आपने बना लिया, बेचोगे कहाँ? बेचने के लिए तो इंडिया ही आना पड़ेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अपने जो भी सोच है उस पर अड़ी हुई है कि आपको रुपए में ही देना होगा और रुपए में ही लेना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल गवर्नमेंट इसे मना लेगी। ईजी नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास भी क्या ऑप्शन है, तो आज नहीं कल उन्हें मानना तो है ही। चाइना, यूएस जैसे देश
वो नहीं मानेंगे, वो तो हम भी जानते हैं कि नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर कुछ 2-5 देशों को छोड़कर हम पूरे वर्ल्ड को मना लें कि आप रुपए में ख़रीदेंगे और रुपए में बेचेंगे, तो ये बहुत बड़ी जीत और इंडियन इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? अगर हमारी करेंसी स्टेबल होगी, ग्लोबल करेंसी होगी, हमारे पास निवेश आएगा, कंपनीज आएगी, हमें हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को छेड़ने की या कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गोल्ड रिज़र्व को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑलरेडी जो देश है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग बनेगी। जैसे कि आज हम फेस कर रहे हैं डॉलर को बढ़ने की वजह से एनर्जी यानी क्रूड गैस परचेस करने में बहुत समस्या हमें फील हो रही है, और उसी की वजह से आज देश में महंगाई आ रही है। ये इन सभी चीज़ों से फ्यूचर में बचने के लिए और इन सभी चीज़ों का उपाय निकाल लाने के लिए आज भारतीय गवर्नमेंट ये चीज़ें ट्राई कर रही है, और जो कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। हमें चाइना से भी अच्छी सक्सेस प्राप्त हुई है। चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बाद भी 2009 से ट्राई कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बिना कोई 1 रुपया खर्चा किए ये इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्त की है। चाइना ने तो बहुत सारे देशों को लोन बांटे हैं, तब जाकर उसे ये मिला है, लेकिन हमने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, और इतने 35 देशों तक हमारी अप्रोच हो गई है, और अन्य देशों तक भी हम बढ़ रहे हैं। भारतीय गवर्नमेंट का 2047 यानी आज़ादी के 100 वर्ष होने पर हमारा ये टारगेट है कि हम हमारी रुपीस को एक ग्लोबल करेंसी बना दें, जो कि अभी के माहौल को देखते हुए लग रहा है कि हम वो अचीव कर लेंगे। और गवर्नमेंट के साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, वो भी हमें निभानी चाहिए, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसका फ़ायदा आज भी हमें होगा, कल भी हमें होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मुझे लगता है आपको मैंने काफ़ी कुछ जानकारी दी है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अगर रह गई है या आपको और भी कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके बारे में भी आपको बिल्कुल बताऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जो कि आपको लग रहा है कि एक अच्छा टॉपिक है या एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके लिए उसके ऊपर भी कुछ अच्छा कंटेंट लाने की या अच्छा कुछ बनाने की। और तब तक के लिए आप आपका बहुत बहुत सपोर्ट दीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि हमारा चैनल बहुत नया है, आप सभी जानते हैं। तब तक नए वीडियो के साथ अब हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, जो भी मुझसे जुड़ रहे हो, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड बाय। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।